नमस्ते बच्चों। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम कैटेगरी है ब्रिज रेक्टिफायर। इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्रिज रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एनालिसिस देखेंगे और कंपेयर कर पाएंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर से ये कैसे बेहतर है। साइकिल में आप देख रहे हो करंट का डायरेक्शन और साइकिल। पॉजिटिव साइकिल चलती है तो पॉजिटिव साइकिल जब चल रही है तो देखिए करंट कैसे फ्लो हो रही है। डायरेक्शन देखिए आप, ये ऊपर से वेव फॉर्म गई, ये डायोड D1 शॉर्ट हुआ और ये करंट इधर आ गई, क्योंकि D2 काम ही नहीं करेगा, रिवर्स बायस है इस दौरान। और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो देखिए नेगेटिव साइकिल में D2 काम करेगा और लोड में देखिए वैसे ही करंट जा रही है वापस। तो करंट की एंट्री करने की पोलरिटी सेम हो रही है। देखिए चाहे वो D1 फॉरवर्ड काम करे चाहे D2 फॉरवर्ड हो, करंट का जो एंट्री है वो RL के पहले टर्मिनल पे ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव साइकिल आ गई तो लोड में भी करंट उल्टी बह रही है। लोड में करंट देखो वैसी जा रही है, तो ऊपर का टर्मिनल तो पॉजिटिव में बन रहा है और जब हमें तो आउटपुट वही मिलेगा। तो ये ठीक है। अब वापिस आते हैं हम किस पे, हमारे किस पे, रेक्टिफायर पे। हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। हमारा क्या है नेक्स्ट, कौन सा है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम ब्रिज रेक्टिफायर में देखते हैं। देखो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, इसमें एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ रहा था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड, जो कि अब हमारा नया रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैंने आपको बताया था अभी फुल वेव जो रेक्टिफायर है वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से भी बन गया था, सेंटर टेप रेक्टिफायर में हो गया था काम हमारा। पर हम क्यों ब्रिज रेक्टिफायर लाए फिर मार्केट में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर हमें हाई पावर का जो आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी ऐसा लेना पड़ेगा जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स दो रखें और सेम हो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो दोनों के सेम हो, जिससे कि वोल्टेज बराबर मिले। 12-0-12 तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी क्या है, उसके अंदर खुद दो वाइंडिंग होती है और दोनों वाइंडिंगों में टर्न रेशियो बराबर होता है, जिससे कि इक्वल वोल्टेज मिले। पर ये कॉस्टली होता है, तो इसलिए हम नॉर्मली सेंटर टेप रेक्टिफायर को प्रेफर नहीं करते। तो फिर हम क्या करें, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे डिजाइन करें, क्योंकि हाफ वेव की तो एफिशिएंसी 40% ही है। तो फिर कॉन्सेप्ट आया ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में जो 4 डायोड्स हैं उनसे मिलके हम ब्रिज बनाते हैं, D1 D2 D3 D4। तो ये क्लोज लूप बन गया है ब्रिज रेक्टिफायर में। इसमें क्या होते हैं, 2 डायोड, और ब्रिज इस तरीके से बना हुआ है कि 2 डायोड पॉजिटिव साइकिल में काम करेंगे और 2 डायोड नेगेटिव साइकिल में काम करेंगे। ठीक है। तो इसका फायदा सबसे बड़ा क्या हुआ, एक तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ी, तो साइज भी घट गया, नहीं तो वो है, और दूसरा कॉस्ट भी घट गई। और इसमें जो लोड कनेक्ट होता है वो ब्रिज की एक डायगोनल में, मतलब एक विकर्ण में कनेक्ट होगा, और जो इनपुट अप्लाई होता है वो दूसरी डायगोनल में अप्लाई होगा। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर्स तो हमने देखा कि इसमें 4 डायोड चाहिए, सेंटर टेप में 2 चाहिए थे, इसमें 4 चाहिए, हाफ वेव में 1 चाहिए था। ठीक है। तो हमने एक अप्लाई करा फुल वेव रेक्टिफायर में, हमने AC अप्लाई करा और हमें आउटपुट मिला दोनों साइकिलों के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यूनिडायरेक्शनल, पर हमें आउटपुट दोनों साइकिलों में मिल रहा है। हाफ वेव में एक साइकिल में आउटपुट नहीं मिला था, फुल वेव में दोनों साइकिलों में आउटपुट मिला। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, पर सर्किट अलग हो गया है। चलते हैं हम। तो हम अगर ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम देखें, सर्किट देखें हम, तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट हमारा ये कहता है कि इसके 3 पार्ट है नॉर्मली। पहला पार्ट क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि मैंने बताया कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज प्राइमरी पे अप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डायोड नहीं झेल सकता इतना वोल्टेज, तो उसको कम करना पड़ता है। जैसे हमें मोबाइल का चार्जर है, नॉर्मली 3.5 वोल्ट 3.75 वोल्ट पे चलता है, हमारे घर में सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है, तो 220 वोल्ट पे तो DC बनाएंगे नहीं हम, और डायोड झेलेगा भी नहीं, तो उसको लोअर करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। एक लोअर जिससे कि हम आउटपुट लेंगे, और 4 डायोड जिससे कि ब्रिज बनता है, जो काम क्या करेंगे, एक बाई डायरेक्शनल वेव को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल। ठीक है।
तो हमने कंस्ट्रक्शन देखा, इसमें एक हाई वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है कहाँ, प्राइमरी साइड पे, जो कि मैंने एरो से बता रखा है। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो किससे कनेक्टेड है, ब्रिज नेटवर्क से, ठीक है। और जो लोड कनेक्टेड है वो डायगोनल में है पॉइंट एम और एल के बीच में, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग के पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। जो 4 डायोड हैं वो लेबल्ड हैं D1 से लेकर D4 में और सीरीज में लगे हुए हैं। और सीरीज में इस तरीके से लगाओगे कि जो 2 डायोड हैं वो पॉजिटिव में काम करेंगे और 2 डायोड नेगेटिव साइकिल में काम करेंगे। तो लोड है वो कनेक्टेड है किसमें, डायगोनल में, और जो इनपुट है वो अदर डायगोनल में कनेक्टेड है। फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई एसी वोल्टेज हमने अप्लाई करा किस पे, प्राइमरी वाइंडिंग पे, जो कि मैंने एरो से बता रखा है। फिर उस प्राइमरी वाइंडिंग से हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से सेकेंडरी वाइंडिंग पे लो वोल्टेज मिल गया। अब वो लो वोल्टेज अप्लाई कहाँ कर रहे हैं हम, ब्रिज पे, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है वो कनेक्टेड है D1 के पी टर्मिनल से और D4 के एन टर्मिनल से, और जो पॉइंट बी है वो हमारा D2 के पी टर्मिनल से और D3 के एन टर्मिनल से। तो अब वापिस वही साइकिल तो 2 ही होंगी, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है वो देखते हैं। तो पॉजिटिव साइकिल में D1 पे और पॉजिटिव जा रहा है तो वो फॉरवर्ड हो गया और D3 फॉरवर्ड हो जाएगा, और D2 और D4 हमारे जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। तो जब कोई डायोड अगर फॉरवर्ड होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जब कोई डायोड जब रिवर्स होता है तो वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है आइडियली। पर अगर प्रैक्टिकली है तो वो रिवर्स में तो ओपन रहेगा, पर फॉरवर्ड में वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है जिसे कहते हैं RF, ठीक है। अब हमारे D1 और D3 की वजह से करंट फ्लो होगी। करंट का रास्ता क्या होगा, ए से निकलेगी, D1 में जाएगी, D1 शॉर्ट हो चुका है, फिर लोड में जाएगी, लोड से फिर निकल के D3 में जाएगी और फिर पॉइंट बी पे आ जाएगी। तो ऐसे करने से क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि करंट एंटर कर दी तो पहला टर्मिनल पॉजिटिव, तो लोड का पहला टर्मिनल M पॉजिटिव बनेगा, L नेगेटिव बनेगा, और जो आउटपुट आएगा वो आएगा पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। तो ये देखिए पॉजिटिव साइकिल मैंने डायग्राम बना रखा है, कौन सा शॉर्ट हुआ है कौन सा ओपन हुआ है, और उसी हिसाब से मैंने करंट की डायरेक्शन बता दी आपको, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में हमारा क्या होगा, डायोड जो होगा D2 और D4 काम करेंगे और D1 D3 काम नहीं करेंगे, पर जो M और L है वो वही रहेगी पोलैरिटी, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में जो A टर्मिनल है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो B टर्मिनल है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उससे क्या होगा, D1 और D3 तो ओपन हो जाएंगे और D2 D4 फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं एनालिसिस। एनालिसिस इसके हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही है, पर इसमें बस थोड़े से चेंजेस है लिमिट के और रेजिस्टेंस के। तो वही Vs बराबर तो हमने पढ़ा था Vm sin ओमेगा t, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर में, और I बराबर Im sin ओमेगा t। पर इसमें जो I है वो 0 to पाई में भी मिल रहा है और पाई से 2 पाई में भी मिल रहा है। तो हमारी जो वेव है वो 0 से पाई में भी मिल रही है और पाई से 2 पाई में भी मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली वी आउट भी हमें 0 से पाई में मिल रहा है और पाई से 2 पाई में मिल रहा है, ठीक है। तो करंट नेगेटिव साइकिल के लिए भी फ्लो हो रही है और करंट पॉजिटिव साइकिल के लिए भी फ्लो हो रही है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अभी ओम्स लॉ क्या कहता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो हर साइकिल में 2 डायोड काम कर रहे हैं, एक डायोड का रेजिस्टेंस है RF, तो 2 डायोड के कितने हो गए, 2RF, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2RF प्लस लोड, 2RF प्लस RL, ठीक है। अब एवरेज क्या होता है, मैंने अभी बताया था, एवरेज क्या होता है, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। एरिया ही तो निकालना है, तो एरिया क्या है, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल करंट क्या है, जैसे चेंज हो रही है तो इंटीग्रेट कर दो, तो 0 to t id ओमेगा t अपॉन टोटल टाइम t, ठीक है। अगर हम वेव को देखें तो इसका टाइम पीरियड कितना है, अब पाई, तो टाइम पीरियड तो इंटीग्रेशन कर दिया 0 से पाई I m sin ओमेगा t, और अपॉन में टोटल टाइम कितना आ गया, पाई माइनस 0 पाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2Im बाय पाई, राइट। अब Im की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो आएगा 2Vm अपॉन पाई 2RF प्लस RL, क्लियर है। RMS करंट, RMS मैंने क्या बताया था, पहले करंट का स्क्वायर लो, फिर उसका एवरेज लो, फिर उसका क्या लो, रूट लो। तो पहले करंट का स्क्वायर करा तो Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, एवरेज लेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको कितने से, 0 से पाई से, अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज आ गया, और उसका क्या ले लिया हमने, रूट, तो रूट में आंसर क्या आ गया, Im बाय रूट 2।
अब आउटपुट डीसी पावर क्या होती है, जब हमारी एवरेज डीसी आ गई तो उसका स्क्वायर करके लोड से मल्टीप्लाई कर दो आई स्क्वायर आर का फॉर्मूले से, तो आई डीसी स्क्वायर इंटू आर एल, आई डीसी हम निकाल ही चुके हैं, इंटू आई एम बाई पाई इंटू आर एल कर दिया तो आ गया आंसर। आउटपुट एसी पावर क्या होती है, आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल, तो हमारा आर एम एस वैल्यू भी आ गई, आउटपुट एसी पावर भी आ गया। अब एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डीसी पावर अपॉन आउटपुट एसी पावर, तो उससे एफिशिएंसी जो आई है वो 81.2% आई है। हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.6% आई थी, मतलब यहाँ पर हमें फायदा हुआ, हमने बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर को यूटिलाइज करा, हमने जो गिवन इनपुट था उसमें 80% हमने डीसी निकाल ली है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर अभी हमने पढ़ा क्या होता है, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। ऐसे पी फैक्टर क्या होता है, आई एम अपॉन आई आर एम एस। फिर जब फॉर्म फैक्टर आ गया, पी फैक्टर आ गया, तो रिपल फैक्टर भी निकल जाएगा। रिपल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, रिपल फैक्टर भी निकल गया। ठीक है, थैंक यू। अब हम वीडियो देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है हमारा सेंटर टेप, जिसमें अगर पॉजिटिव साइकिल आती है तो आप देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है। करंट पॉजिटिव साइकिल में देखिए ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे का टर्मिनल नेगेटिव बना हुआ है, तो D2 हमारा ओपन हो गया है और D1 हमारा शॉर्ट है। तो करंट जो बह रही है वो बह रही है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से D1 से शॉर्ट होते हुए RL में निकल गई। तो RL का जो ऊपर का टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और नीचे का टर्मिनल नेगेटिव है। अब आगे चलते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव साइकिल में ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव बना है, नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव, तो जो टर्मिनल D2 के थ्रू करंट जा रही है, आप देखिए तो हम दोनों केसेज में देखिए RL का पोलरिटी सेम है, इसलिए हमारी जो वेव फॉर्म है वो एक ही डायरेक्शन में आती है। चलते हैं आगे ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ। ब्रिज रेक्टिफायर में भी हमारा यही होगा नॉर्मली कि हमारे जो 4 डायोड बने हुए हैं, 4 डायोड जो बने हुए हैं हमारे, तो देखिए पॉजिटिव साइकिल है हमारी, पॉजिटिव साइकिल में हमारा जो देखिए करंट कैसे जा रहा है, हमारा पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में देखिए करंट ऐसे गया और फिर यहाँ से होके वापस हमारा यही करंट आ गया। और अगर हम वापस देखते हैं पॉजिटिव साइकिल को, देखिए पॉजिटिव साइकिल में करंट हमारा नीचे आएगा और फिर ये गया, ये फॉरवर्ड हुआ, ये करंट गया लोड के थ्रू और ये करंट आ गया। और नेगेटिव साइकिल अगर हम देखें, देखिए अब करंट ऊपर की तरफ से बहेगा, ऊपर से गया, ये आया और ये फॉरवर्ड हुआ और ये लोड के थ्रू अब यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है, RL में आउटपुट मिल रहा है। थैंक यू।